एक बहुत ही प्राचीन और प्रचलित संस्कृत सूक्ति है जो कहती है आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। यानी कि अगर कोई आपत्ति काल आ गई है, कोई इमरजेंसी वाला प्रोविज़न आ गया है, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि आपके समक्ष कानून तोड़ने के सिवाय कोई अन्य ऑप्शन, कोई अन्य विकल्प नहीं बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा तोड़ा गया कानून या ऐसा कोई एक्ट जो कि कानून तोड़ने जैसा है वो एक्सक्यूजेबल होगा, क्षम्य होगा, उसे अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। इसी चीज़ को एक दूसरी लैटिन मैक्सिम जो कि कहती है क्वाड नेसेसिटेस नॉन हैबिट लीगम, यानी कि नेसेसिटी नोज नो लॉ, यानी कि अगर कोई आवश्यकता आ पड़ी है, नेसेसिटी आ पड़ी है और आपके समक्ष कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम पे आपके द्वारा किया गया हर वो एक्ट जो कि नॉर्मली ऑफेंस होता लेकिन यहाँ पर ऑफेंस नहीं होगा, इसको एक्सक्यूज़ कर दिया जाएगा। और सेम इसी चीज़ के बारे में बात की गई है आईपीसी के चैप्टर 4 के सेक्शन 81 के अंतर्गत, जिसको हम नेसेसिटी का प्रोविज़न या आवश्यकता का प्रोविज़न जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी नेसेसिटी के बारे में, आवश्यकता के बारे में, ये हैं क्या, इनके प्रोविज़न क्या हैं, इनके सब पॉइंट्स क्या हैं और इनके लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेसेसिटी के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। सामान्य शब्दों में या जनरल टर्म्स में, जनरल वे में जो नेसेसिटी आवश्यकता सामान्य जीवन में होती है हम लोगों के, और जो लॉ में नेसेसिटी बताई गई है या आवश्यकता बताई गई है, ये दोनों ही अलग है। जैसे हम लोगों के जीवन में नेसेसिटी का मतलब किसी चीज़ की कमी होती है कि अगर किसी चीज़ की कमी पड़ गई है तो उसको पूरा करना ही हमारी आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर लॉ में नेसेसिटी की आवश्यकता के बारे में कुछ और चीज़ें, कुछ प्रोविज़न बताए गए हैं जो कि सेक्शन 81 में दिया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन 81 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके इंग्रेडिएंट वगैरह बाकी इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो सेक्शन 81 में साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्ट लाइकली टू काउज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding any other harm to the person or property। पर्याय ये निकल कर आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि उस व्यक्ति को स्वयं को बचाने के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ऐसा हो गया है कि उसके समक्ष दो ऑप्शन हैं, जहाँ पे पहला ऑप्शन है एक बड़े नुकसान का जिसको सहन नहीं किया जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन है एक छोटे नुकसान का जिसको सहन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर इंजरी जो होगी वो लेसर होगी और पहले वाले में जो होगी वो ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ग्रेटर हार्म से बचने के लिए लेसर हार्म को सेलेक्ट करता है, यानी कि बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटे नुकसान को सेलेक्ट करता है, और ये नुकसान वो जानते हुए सेलेक्ट करता है कि ये उसका जो कर्म है, जो कृत्य है, वो एक ऑफेंस है, गलत है, लेकिन इस नॉलेज के साथ करता है और बिना किसी मालाफाइड इंटेंशन के, यानी कि बिना किसी मेंस रियस के उसकी अनुपस्थिति के करता है, तो उसके द्वारा किया गया ऐसा जो कृत्य है जो कि गुड फेथ में किया जाएगा वो एक्सक्यूजेबल होगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोविज़न के बाद, इसके डेफिनेशन के बाद, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में कि सेक्शन 81 में नेसेसिटीज़ के इंग्रेडिएंट क्या क्या दिए गए हैं। तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर देयर शुड बी अ प्री एग्जिस्टेड एंड इनएविटेबल डेंजर, यानी कि यहाँ पर पहले से ही एक डेंजर होना चाहिए जो कि भाई पूर्व से ही उपस्थित है, और इनएविटेबल होना चाहिए, यानी कि इसको हटाया नहीं जा सकता, किसी भी हालत में इसको सहन करना पड़ जाएगा जो कि अवश्यंभावी है। दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट ये है कि जो डिफेंसिव एक्ट विद नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए, बचाव के राहत कार्य में जो भी कार्य करेगा वो इस नॉलेज के साथ होना चाहिए कि इससे सामने वाली पार्टी को या किसी तरह का हार्म जो है, वो इंजरी है, वो कॉज हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक एब्सेंस ऑफ मालाफाइड इंटेंशन, मालाफाइड इंटेंशन का, मेंस रियस का, मेलाइस
भावना का, द्वेषपूर्ण भावना की अनुपस्थिति पाई जानी चाहिए, और इसी के साथ साथ ये गुड फेथ में किया जाना चाहिए, यानी कि ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए। मालाफाइड इंटेंशन की कमी भी पाई जानी चाहिए और जो भी काम किया जा रहा है वो गुड फेथ में किया जाएगा। गुड फेथ के बारे में बताया गया है सेक्शन 52 ऑफ द आईपीसी, जहाँ पर ये कहा गया है कि हर वो एक्ट जो कि ड्यू केयर और अटेंशन से किया जाता है वो गुड फेथ में कंसीडर किया जाता है। और सबसे लास्ट और फोर्थ पॉइंट ये है कि इस पूरे एक्ट को करने का जो पर्पज होगा, इस कृत्य को करने का संपूर्ण पर्पज, संपूर्ण उद्देश्य ये होगा कि ये किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को बचा सके, उनको प्रिवेंट कर सके कि यहाँ पर उनका ग्रेटर हार्म ना हो, उनको बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति कारित ना हो, छोटी क्षति कारित हो जो कि सहन की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब इसमें कुछ की पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिनको जानना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, जिनमें सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है हार्म का या डेंजर का, नुकसान का। तो यहाँ पर इस एक्ट में जो कि सेक्शन 81 में दिया गया, इसमें दो तरह के हार्म बताए गए हैं। पहला हार्म है ग्रेटर हार्म, जो कि बड़ा नुकसान है जिसको सहन नहीं किया जा सकता, और दूसरा है लेसर हार्म, जो कि छोटा नुकसान है जिसको सहन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी जाएगी, जो एक्ट किया जाएगा वो लेसर हार्म वाला किया जाना चाहिए और वो ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर नॉलेज जो है वो व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए कि ये जो एक्ट करने जा रहा है, जो ये कृत्य करने जा रहा है, वो काम करने जा रहा है, ये पहली चीज़ तो ऑफेंस है, और दूसरी चीज़ ये इससे किसी को नुकसान होएगा ही होएगा। भाई इसको करने के बाद मैं नुकसान पहुंचा ही दूंगा। तो नुकसान ना करने के उद्देश्य से, किसी का भला करने के उद्देश्य से, लेकिन इस ज्ञान को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इससे नुकसान हो जाएगा जब वो एक्ट किया जाएगा, तो वो इसकी डेफिनेशन में आएगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी नेसेसिटी या पर्पज का है। तो नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी यही है कि भैया जो हार्म होने वाली है, जो नुकसान होने वाला है, जो कि अवश्यंभावी है, उसको रोका नहीं जा सकता, नुकसान होएगा ही होएगा। बस ये किया जा सकता है कि जो बड़ा नुकसान होना है उसको कन्वर्ट करके छोटे नुकसान के रूप में लाया जा सके। तो यहाँ पर ये जो नेसेसिटी होगी तभी ये चीज़ जो एक्ट किया जाएगा, मतलब बड़े नुकसान को रोकने के लिए जो एक्ट किया जाएगा उसको नेसेसिटी की कसौटी पर कसा जाएगा। यानी कि नेसेसिटी को डिफाइन करने के लिए दो तीन चीज़ें हैं जिनका परिपूर्ण होना, जिनको पूरा होना ज़रूरी है। जैसे आप इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे किसी नेसेसिटी को? पहली चीज़ तो वो जो कंडीशन था, जो नुकसान था, वो इतना इमिनेंट था, वो इतना निकटस्थ था, इतना करीब आ गया था कि सामने वाले पार्टी को डिसीज़न लेने का या हर तरह से बचाव करने का मौका ना मिला हो। मतलब वो ऐसा ना कर सके कि हाँ व्यक्ति को पूरी तरह से बचा ले जाए, उसको छोटा नुकसान भी ना हो, तो ऐसा उसको मौका ना मिले। दूसरी चीज़ कि ये जो पूरा इवेंट हो रहा है, जो ये हार्म हो रहा है, वो कंटिजेंट इन नेचर होना चाहिए, यानी कि आकस्मिक होना चाहिए, प्री प्लान्ड वे में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति की सोच के परे होना चाहिए, वो सोच भी ना सके कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर कोई हार्म ऐसा है जो इमिनेंट इन नेचर है और जो कंटीजेंट इन नेचर है, तो यहाँ पर ग्रेटर हार्म को लेसर हार्म में परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो यहाँ पर ऐसा माना जाएगा, क्योंकि ये नेसेसिटी के प्रिंसिपल के अंतर्गत कर रहा है। इसके अलावा इस पूरे प्रिंसिपल को, इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीडेंसी, यानी कि समीचीनता का सिद्धांत। अब हम आते हैं एक लैंडमार्क केस पे समझने के लिए कि भाई इसको समझा कैसे जाएगा। समझने के लिए आप एक फिल्म की फुटेज को ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने स्पाइडरमैन देखी हुई है, सबसे पहले वाली जो 2004 में आई थी, उसको अगर देखा हुआ तो वहाँ पर एक डॉक ऑक था जो 4 हाथ वाला खतरनाक विलन था। उसने क्या किया था, उसने स्पाइडरमैन को एक असमंजस की स्थिति में ला दिया था, जहाँ पर उसके एक साइड उसकी गर्लफ्रेंड थी और वहीं पर दूसरी साइड उसने एक पूरे लिफ्ट को लटका के रखा हुआ था, और लिफ्ट में काफ़ी कुछ 5-10 आदमी थे। अब एक साथ उन दोनों को ही उसने छोड़ दिया, और यहाँ पर ये स्पाइडरमैन के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया कि अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप ग्रेटर हार्म करेंगे या लेसर हार्म कॉज करेंगे। तो लिटरल मत लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में अगर स्पाइडरमैन यहाँ पर 5-6 लोगों की जान बचाने के लिए
एक जान को कुर्बान कर देता है तो उसके इस एक्ट को ऑफेंस न मानकर इसको एक्सक्यूजेबल ऑफेंस की सेक्शन 81 की श्रेणी में लाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक लैंडमार्क केस के बारे में जिसको हम कहते हैं द माउस केस। तो इसमें क्या हुआ था, एक बार्ज था। बार्ज एक तरह का वेसल होता है, एक तरह का जहाज होता है पानी वाला। तो उस बार्ज में क्या हुआ था कि लोगों ने अपने सामान चढ़ा के वो यात्रा कर रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा स्टॉर्म आया, एक ऐसा आंधी तूफान, एक भयंकर तूफान आ गया कि उसको वेसल का वेट ज़्यादा होने की वजह से, वो भारी होने की वजह से डूबने की चांस बढ़ गए। तो यहाँ पे जो बार्जमैन था उसने क्या किया कि जितने भी सामान थे, कुछ सामान जो ज़्यादा भारी थे उनको उठा उठा कर पानी में फेंक दिया, जिसकी वजह से वो जो बार्ज था उसका वेट कम हो गया और वो बच गया, मतलब डूबा उबा नहीं। बाद में जिसका सामान फेंका गया था वो भैया गया कोर्ट में, उसने बार्जमैन को सू कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया कि देखो इन्होंने हमारा नुकसान कॉज कर दिया है। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया, ये फैसला दिया क्योंकि ये गुड फेथ में किया गया था, ग्रेटर हार्म से बचाने के लिए किया गया था, लेसर हार्म कॉज किया गया था। और ये अगर बार्जमैन नहीं करता, कोई भी व्यक्ति करता, तो उसकी इस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पर इसको नेसेसिटी की डेफिनेशन में लाया गया और माफ़ कर दिया गया, एक्सक्यूज़ कर दिया गया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस डडली का केस, जिसको हम सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला भी एक सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल सेल्फ प्रिजर्वेशन का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। इस केस में क्या हुआ था, 3 लोग थे, डडली, स्टीफन और ब्रूक्स, और उनके साथ एक बच्चा था जिसका नाम था पार्कर। अब ये किसी जहाज़ में जा रहे थे, बड़ा सा जहाज़ था टाइटैनिक टाइप का, लेकिन वो किसी आकस्मिक अवस्था की वजह से डूब गया या कोई समस्या हो गई। तो इन 4 लोगों को एक ओपन बोट में उतरकर अपनी जान बचानी पड़ी। ये ओपन बोट में सफ़र कर रहे थे, किनारे की तरफ सोच रहे थे किनारे की तरफ पहुँच जाएँ किसी तरह, लेकिन वो किनारे की तरफ ना पहुँच समंदर में ही फंस गए। काफ़ी दिन बीत गए, 10, 12, 15 दिन बीत गए। इतने दिन तक तो किसी तरह चल गया, लोग भाई इनके पास ना पीने को पानी था ना खाने को खाना था। इतने दिन तक किसी तरह उन्होंने अपने भूख को रोका, और लेकिन जब 15 दिन के पार हुआ तो इन लोगों में भूख नहीं रोकी गई। तो इनमें से 2 लोगों ने, जो कि डडली थे, उन्होंने ब्रूक्स को ये सुझाव दिया, क्योंकि ये जो बच्चा है, जो पार्कर है, जो एक माइनर चाइल्ड है, ये कुछ दिन में मरने वाला है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। तो क्यों ना इसको मारकर ही खा लिया जाए, ताकि हम लोग जीवित रह सकें और किनारे तक कम से कम पहुंच सके, कोई हम तक कोई सहायता तब तक पहुंच पाए, तब तक हम लोग जीवित रहें। ब्रूक्स ने इस चीज़ को मना कर दिया, कहा नहीं भाई, हम किसी और दूसरे की जान जोखिम में डालकर, उसको मार कर हम अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते। ब्रूक्स ने मना कर दिया। 1-2 दिन बीत गए, उसके बाद सेम चीज़ डडली ने स्टीफन से शेयर किया, और स्टीफन और डडली में ये चीज़ को लेके सहमति हो गई कि हाँ ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए इसको मारा जा सकता है, क्योंकि ये आजकल में ये बच्चा जो पार्कर है वो मरने ही वाला है। और उन्होंने उस बच्चे को मारकर खाना शुरू कर दिया। अब जब वो मार ही चुके थे तो ब्रूक्स ने भी सोचा कि अब अपने आप को बचाना ज़रूरी है, और ये लोग मार ही चुके हैं, कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। तो ब्रूक्स ने भी उस एक्ट को ज्वाइन कर लिया। जब ये किसी तरह किनारे पे पहुँचे, इन तक मदद पहुँची, इन्होंने खुद से बताया कि हाँ हम लोग 4 लोग बोट में सफ़र कर रहे थे। और जब इन्होंने बताया तो इनसे पूछा गया, तो आप अगर 4 लोग चले थे तो यहाँ पर 3 कैसे पहुँचे, चौथा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है जिसके बारे में आपने बताया। तब इन्होंने बताया कि अपने आप को बचाने के लिए हमने बच्चे को मार कर खा लिया। मामला पहुँच गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने यहाँ पर सेल्फ प्रिजर्वेशन का सिद्धांत दिया था, और ये कहा था कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आप किसी और की ज़िंदगी छीन नहीं सकते, किसी और की किलिंग नहीं कर सकते, उसका मर्डर नहीं कर सकते, उसकी जान नहीं ले सकते। और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कहा गया। अब इसमें काफ़ी जजमेंट तो जो था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। तो इस जजमेंट को समराइज़ करते हुए डॉक्टर H.S. गौर ने कुल मिला के इसमें 3 पॉइंट बताए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, जिनमें पहला प्रिंसिपल ये था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज़ नॉट अ नेसेसिटी। द सेकेंड वन इज़ नो मैन हैज़ अ राइट टू टेक अनदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ देयर इज़ नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाइज होमिसाइड। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए किसी और की जान लेना नेसेसिटी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं और दूसरे की जान लेकर अपने आप को बचा रहे हैं तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि किसी भी तरह से कानून किसी तरह की होमिसाइड को जस्टिफाई नहीं करता। तो ये था आईपीसी के सेक्शन 81 के अंतर्गत दिया गया नेसेसिटी का पॉइंट।
आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस और टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।